फ्लेमिंगो बुक से लेसन नंबर 2 जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। अबाउट द ऑथर सबसे पहले देखते हैं। तो इस स्टोरी के लेखिका है एनिस जंग। शी वॉज बॉर्न इन रोरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। एनिस जंग जो थी उनका जन्म रोरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और एडोलेसेंस मतलब 10 to 19 तक का एज इन्होंने हैदराबाद में गुजारा। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने अपना एजुकेशन हैदराबाद में किया एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और साथ ही साथ अमेरिका में भी कुछ एजुकेशन किया। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर्स ही थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। तो उन्होंने अपना करियर का शुरुआत एक राइटर के रूप में किया इंडिया में। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो वो राइटर के साथ साथ एक एडिटर भी है और कॉलम्स भी लिखती हैं अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में, इंडिया के और अब्रॉड दूसरे देशों के भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो आज का जो स्टोरी है ये एक छोटा सा पार्ट है उनके एक बुक से। उस बुक का भी नाम लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है। तो बुक का नाम और ये आज का स्टोरी का नाम सेम है। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रंस टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो इस स्टोरी में वो एनालाइज करने वाली है, विश्लेषण करने वाली है उस पॉवर्टी का, वो इतना ज़्यादा पॉवर्टी का जो मजबूर कर देता है एक बच्चे को कैसा जीवन जीने के लिए, अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जीने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्टोरी में। तो इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले दो बात इसमें जानना जरूरी है कि इस स्टोरी का पहले तो दो पार्ट है। एक पार्ट यहाँ पर है, एक लड़के के बारे में है, और दूसरा पार्ट आपको थोड़ा देर दूर जाके देखने को मिलेगा। हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर में। तो पहला पार्ट को ही शुरू करते हैं पहले। तो इसका हेडिंग दिया हुआ है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो ये एक लड़का बोल रहा है कि मुझे कभी कभी गार्बेज में 1 रुपया भी मिल जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो यहाँ पर लेखिका पूछ रही है एक साहिब नाम के लड़के से, वो बच्चा है, उससे लेखिका पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और उससे लड़के से लेखिका कब मिली है? हर सुबह मिलती है, एवरी मॉर्निंग मिलती है वो। और वो लड़का क्या कर रहा होता है? स्काउरेंजिंग। स्काउरेंजिंग का मतलब होता है लुकिंग फॉर, कलेक्ट करना। वो चुन रहा होता है कचरे में से कोई गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड का मतलब है कोई भी प्रीशियस थिंग्स। कचरे में से कोई काम का चीज़ वो चुन रहा होता है लेखिका के नेबरहुड में, पड़ोस में। तो लेखिका उससे रोज़ सुबह मिलती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, कचरा क्यों चुनते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। तो यहाँ पर साहेब के बारे में कुछ बात बताया गया है। बोला जा रहा है कि साहेब अपना घर बहुत दिन पहले छोड़ के आया हुआ है। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। और उसका घर जो था वो ढाका के हरे भरे मैदानों में था। आपको पता है ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है, तो वहाँ पे उसका घर था पहले। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और उसके यादों में दूर दूर तक उसका घर नहीं है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसका घर कैसा था, नहीं था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तूफान आया और उस तूफान में उसके मैदान सब बर्बाद हो गए और उसके घर भी बर्बाद हो गए। हिज मदर टेल्स हिम। ऐसा उसकी माँ बताती है उसको। किसकी माँ? साहेब की माँ। डेट्स वाई दे लेफ्ट। तो इसलिए उन्होंने क्या छोड़ दिया? अपना घर छोड़ दिया, जो कहाँ पे था? ढाका में था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और अभी वो बड़े शहर में आ गए हैं, मतलब दिल्ली में आ गए हैं, और वहाँ पे लोग क्या खोज रहे हैं? गोल्ड खोज रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे गोल्ड का मतलब क्या है? कोई भी प्रीशियस थिंग वो आप खोज रहे हैं यहाँ पर। ये एग्जैक्टली दिल्ली में नहीं है, एक शहर में है, आपको आगे पता चलेगा, अब देखने वाले हैं अभी हम लोग। तो लेखिका यहाँ पे क्या पूछी थी? वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वो साहिब जो है वो जवाब देता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू। बोले कि मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, धीरे से बोलता है, लुकिंग अवे, उधर दूसरी तरफ देखकर बोलता है। गो टू स्कूल आई से ग्लीवली रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो लेखिका साहिब को बोलती है कि तुम क्यों स्कूल चले जाओ फिर, करने के लिए कुछ नहीं है तो लेखिका को लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने कितना बेकार एडवाइस उसको दे दिया। यहाँ पर जो ये वर्ड है ग्लीवली, ग्लीवली का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंस में बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो लेखिका ने बिना कुछ सोचे समझे जोश में आकर बोल दिया कि स्कूल जाओ, लेकिन उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये एडवाइस तो उतना ठीक नहीं था।
देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बनेगा तो हम चले जाएंगे। तो लेखिका बोलती है इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो लेखिका मजाक करते हुए बोलती है कि अगर हम स्कूल स्टार्ट करें तो क्या तुम आओगे? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। वो काफ़ी हंस के खुश होकर बोलता है, साहिब बोलता है कि हाँ ज़रूर आएंगे। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। तो कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कुछ दिन बाद वो मेरे पास दौड़ते हुए आता है और क्या बोलता है, इज योर स्कूल रेडी? और लेखिका से पूछ देता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? तो आप देख पा रहे हैं कि वो बच्चा तो इस बात को सीरियसली ले लिया। तो लेखिका जवाब देती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ हाउस। लेखिका बोलती है कि एक स्कूल बनने में टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। और लेखिका काफ़ी शर्मा गई ऐसा प्रॉमिस करने के लिए जो वो मन से नहीं की थी, अनजाने में प्रॉमिस कर दी थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन लेखिका बोलती है कि लेकिन ऐसे प्रॉमिस उसके अंधकार दुनिया में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। अबाउंड मतलब मैनी होता है, ब्लीक मतलब होपलेस डार्क, ऐसा वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस उसको मिलते हैं लेकिन वो सब पूरा नहीं होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों गुजर गए उसके उसको जानते हुए महीनों गुजर गए। आई आस्क हिम हिज नेम। तो मैंने उसका नाम पूछा तो साहिब आलम ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे पता नहीं है उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसको उसके नाम का मतलब पता चल जाए, और उसका नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का राजा, अगर उसका नाम का मतलब उसको पता चल जाए तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसको विश्वास करने में काफ़ी समय लगेगा, उसको विश्वास ही नहीं होगा कि वो तो काम करता है कचरा चुनने का, और लेकिन नाम है यूनिवर्स का राजा, ऐसा कैसे हो सकता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स। तो उसका नाम का मतलब क्या है इस अनजाने में वो क्या करता है, रास्ते में भटकते रहता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्ड लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। और उसके जो दोस्त लोग हैं वो सभी क्या होते हैं, नंगे पैर, सभी लोग नंगे पैर रहते हैं, पैरों में ना चप्पल ना कुछ रहता है, और सभी सुबह की चिड़िया के जैसे निकलते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते सब गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और धीरे धीरे जैसे जैसे महीना बीता वैसे वैसे हम उन सबको पहचानना शुरू कर दिए। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो एक दिन लेखिका एक से पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो एक बच्चा जवाब देता है कि मेरी मम्मी शेल्फ से वो चप्पल उतार के नहीं देती है, इसलिए नहीं पहनते हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो एक दूसरा लड़का है वो जवाब देता है कि अगर इसकी मम्मी उतार के भी देगी ना तो ये वो चप्पल को फेंक देगा, वो पहनेगा नहीं। वो एक बच्चा जवाब देता है, और वो बच्चा ऐसा जूता पहना हुआ है, मतलब बेजोड़ा जूता पहना हुआ है वो। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब लेखिका कमेंट करती है उस बेजोड़े जूते के ऊपर, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। वो अपना पैर इधर उधर हिलाता है और कुछ बोलता नहीं है। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय। तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे तो जूता ही चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। वो बच्चा अपने पूरे ज़िंदगी में आज तक जूता नहीं पहना है, तो उसका ज़िंदगी का उद्देश्य ही है जूता पहनना। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट। तो लेखिका बोलती है कि हम कंट्री में बहुत घूमे हैं और देखे हैं कि बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, चलते हैं शहरों में एंड ऑन विलेज रोड में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और ये नंगे पैर घूमने का कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि पैसे का कमी है, बल्कि ये उनका परंपरा है, ऐसा बोला जाता है। वो लोग ऐसा रीज़न देते हैं कि हम लोग क्यों नंगे पैर घूमते हैं। आई वॉन्डर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो लेखिका सोचती है कि ये तो गरीबी छुपाने का सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, बहाना है कि आपका एक परंपरा है। सच बात तो ये है कि आप इतना गरीब है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चप्पल पहनना। तो ये लेखिका बोल रही है यहाँ पर। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी टू वंस टोल्ड मी। तो लेखिका को एक कहानी याद आ जाता है जो एक मैन ने कहा था, और वो मैन कहाँ का है, उडुपी का है। तो देखिए वो कहानी क्या है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो जब वो इंसान जब छोटा था तो वो एक टेम्पल के पीछे स्कूल जाता था, टेम्पल के आगे स्कूल होता था, उस स्कूल में वो जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, और उस टेम्पल में उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़।
और वो इंसान थोड़ी देर के लिए टेम्पल पर रुकता था और प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे जूता दिलवा दो। 30 years later I visited his town and a temple। तो 30 साल बाद, वो घटना का 30 साल बाद, मतलब ये जो इंसान जब प्रार्थना करता था उसके 30 साल बाद लेखिका खुद जाती है उस गांव में, उडुपी में, और टेम्पल को विजिट करती है। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, मतलब वो गांव काफ़ी खाली खाली सा था। उस गांव में जाती है वो, इन द बैकयार्ड, और बैकयार्ड मतलब मंदिर के पीछे एक खाली ज़मीन था, उसको बैकयार्ड बोलते हैं। वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे अब नया पुजारी था, 30 साल में पुजारी चेंज हो गया था। देयर वर रेड एंड प्लास्टिक चेयर्स, तो उस बैकयार्ड में लाल रंग के और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के कुर्सी थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव पेंटिंग, तो एक बच्चा, जवान बच्चा, वो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, जूता मोजा पहने हुए और हाफते हाफते आया। एंड थ्रू हिज बैग, स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और वो अपना बैग फेंक देता है फोल्डिंग बेड पर। तो ये सब लेखिका देख रही है वहाँ पे खड़े होके, 30 साल बाद वो वहाँ पे गई हुई है। लुकिंग एट द बॉय, और वो बच्चे को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो वो बच्चे को देख के लेखिका को एक बात याद आ जाता है कि, क्या बात याद आता है उसको एक बच्चे का बात याद आ जाता है कि वो बच्चा, एक दूसरा बच्चा है, ये बच्चा जो था, इन्होंने देवी माँ से प्रार्थना किया था जब उसको जूता मिल गया था। क्या प्रार्थना किया था इस बच्चे ने? लेट मी नेवर लूज देम, कि हे भगवान मेरा ये जूता कभी ना खोए, ये प्रार्थना किया था इस बच्चे ने। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो लेखिका बोलती है कि ऐसा लगता है कि देवी माँ ने उसका प्रार्थना सुन लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, और आजकल सभी पुजारी जो वहाँ पूजा करते हैं, उन सभी पुजारी के बच्चे लोग जूता पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, तो लेखिका बोलती है कि लेकिन मेरे पड़ोस में जो कचरा चुनने वाले बच्चे लोग हैं उनके पास तो अभी भी जूता नहीं है। तो इस पैरा में सिर्फ ये कंपेयर किया गया है कि उस जो उडुपी के जो बच्चे हैं, वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ पे देवी माँ ने उसका प्रार्थना सुन लिया था और वहाँ के सभी पुजारी के बच्चे के पास अब जूता हो गया था। लेकिन पड़ोसी के जो रैग पिकर्स है अभी भी उनके पास जूता नहीं है। इस पैरा में सिर्फ इतना ही बात है और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। तो बोलता है कि उनसे जान पहचान होने का कारण मुझे कहाँ जाने का मौका मिला? सीमापुरी जाने का मौका मिला। और ये सीमापुरी जो शहर है, ये जगह है, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के किनारे बसा हुआ है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली, मेटामॉर्फिकली मतलब सिम्बॉलिकली, तुलना के रूप में तो आप बोल सकते हैं कि दिल्ली से ये मीलों दूर है। मतलब कहाँ दिल्ली और कहाँ ये सीमापुरी, कितना अंतर था दोनों में, ऐसा लग रहा था कि मीलों दूर है दोनों। तो लेखिका को, एनिस जंग को यहाँ जाने का मौका मिला, सीमापुरी। दोज हु लिव्ड हेयर आर स्क्वेटर्स, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें स्क्वेटर्स बोलते हैं। स्क्वेटर्स मतलब ये लोग कहीं से दूसरे जगह से आए हुए होते हैं और ज़मीन को, जो अनयूज्ड लैंड है, उसको अनलॉफुली रहने लगते हैं वहाँ पर, उनके पास ज़मीन का कागज़ होता नहीं है, तो उन लोगों को स्क्वेटर्स बोलते हैं। तो ये स्क्वेटर्स लोग बांग्लादेश से आए थे 1970, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए हुए थे। और आपको पता है 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था ना, और 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला था। तो तभी लड़ाई उड़ाई हुआ था, तो ये लोग भाग के इंडिया में आ गए थे। और कहाँ पे अभी बस गए हैं? सीमापुरी में, और सीमापुरी दिल्ली के पास का इलाका है। साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, तो उन्हीं कुछ फैमिली में से साहिब का परिवार भी एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, तो सीमापुरी जब ये लोग आया था 1971 में, उस समय सीमापुरी क्या था? एक वाइल्डरनेस था, मतलब एक वेस्टलैंड था। इट स्टिल इज, और अभी भी वो वेस्टलैंड ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन फ़र्क इतना आ गया है कि वो अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के घरों में, विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टर्पोलिन, और छत है टीना का या फिर तिरपाल का। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ना ठीक से टॉयलेट का व्यवस्था है, ना ड्रेनेज का व्यवस्था है, और रनिंग वाटर, ना ही रनिंग वाटर का व्यवस्था है। इस हालात में लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कचरे चुनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ पर 30 सालों से भी ज़्यादा रह चुके हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, और बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान पत्र के। विदाउट परमिट्स, ना ही किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के। बट विथ रेशन कार्ड डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, लेकिन उनके पास क्या है? एक राशन कार्ड है, और राशन कार्ड के जरिए उनका नाम वोटर लिस्ट में भी उठ चुका है।
एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वो राशन कार्ड से ये लोग कुछ सामान खरीद लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, तो बोला जा रहा है कि आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फूड है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, और ये इन्वर्टेड कॉमा में है, मतलब ये कोई बोल रहा है, तो देखते हैं। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज। तो कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन है, वो टैटर्ड मतलब टॉर्न, फटी हुई साड़ी पहनी हुई है, वो लोग बोलती हैं कि अगर दिन के अंत में अगर हम लोग अपने परिवार को खाना खिला पा रहे हैं और बिस्तर पे जा पा रहे हैं पेट भर के, मतलब खाली पेट नहीं सो रहे हैं, तो हम तो यहीं रहना पसंद करेंगे, किसके बजाय, उस फील्ड के बजाय जहाँ पर हमें भूखे सोना पड़ता था। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ औरत बोल रही है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, जब लेखिका पूछती है कि आप लोगों ने अपना वो ढाका वाला फील्ड क्यों छोड़ दिया, तब उनका जवाब ये होता है, Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. तो जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वो लोग अपना टेंट वहीं पे लगा लेते हैं और वही टेंट उनका ट्रांजिट होम्स बन जाता है, मतलब टेम्पररी हाउस बन जाता है कुछ दिनों के लिए। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उसी में बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी इस सर्वाइवल के जंग में उनके पार्टनर बन जाते हैं, उनके पेरेंट्स के पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और अगर आपको सीमापुरी में जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रैक पिकिंग करना होगा, कचरा चुनना होगा। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और ये लोग इतने सालों से इसको प्रैक्टिस करे आ रहे हैं कि ये रैक पिकिंग एक कैसा हो गया है, फाइन आर्ट जैसा हो गया है। मतलब इनके पास ये लोग काफ़ी ट्रेंड हो गए हैं कचरे चुनने में और काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं ये काम। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज क्या है, एक सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनके लिए रोज़ का खाना है, खाने का जरिया है ये। और रूफ ओवर देयर हेड, एक छत का जरिया है ये। एंड इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, और भले ही वो रूफ लीक करता हो लेकिन फिर भी जैसा भी है एक रूफ तो मिल जाता है इस कचरे की बदौलती। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए एक कचरा इन सब चीज़ों से भी बढ़ के है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, तो साहिब बोलता है कि कभी कभी मुझे तो 1 रुपया भी मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है इस कूड़े के ढेर में। His eyes lighting up, और ये जब बोल रहा होता है तो उसका आँख में काफ़ी चमक आ जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scavenging, for there is a hope of finding more. तो लेखिका बोलती है कि जब आपको एक कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए तब आप कूड़ा ढूंढना और बंद नहीं करते हैं, बल्कि आप और भी जोश के साथ खोजते हैं, क्योंकि आपको ये उम्मीद रहता है कि कहीं और भी मिल जाए। तो इट सीम्स डैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और ही है और पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और ही है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये गार्बेज क्या है, एक वंडर, रहस्य से भरा हुआ चीज़ है। और फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स फॉर सर्वाइवल, और एल्डर्स लोग के लिए, बड़े लोग के लिए ये एक जीवन व्यापन करने का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, तो एक ठंडी सुबह लेखिका देखती है कि साहिब खड़ा है एक फेंस गेट, घेरा किया हुआ गेट था उसके सामने, और उसी के क्लब के घेरा किया हुआ गेट के सामने खड़ा था वो। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन अ वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो देख रहा था 2 बड़े बड़े नौजवान लोग क्या कर रहे थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, तो साहिब बोलता है कि मुझे ये गेम काफ़ी पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, वो काफ़ी सेटिस्फाइड है वो गेम देखकर, फेंस के इस पार से देख रहा है वो। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, तो वो मानता है कि हम अंदर जाते हैं जब कोई ना हो तो अब हम अंदर चले जाते हैं। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झुलाता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, तो साहिब भी क्या हुआ है, अपने पैरों में जूता पहना हुआ है, टेनिस शूज़ पहना हुआ है जो काफ़ी अनमैचिंग है उसके कपड़े से, उसके हाफ पैंट से और उसके टी शर्ट से काफ़ी अनमैचिंग है शर्ट से। आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये है साहिब और ये कूड़े का बैग लिया हुआ है और उसके अभी तो नंगा पैर है वो, और ये शायद लेखिका है। Someone gave them
टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो वो एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि किसी ने मुझे ये जूता दिया है, टेनिस शूज़ दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। और ये जो फैक्ट है कि ये जो वो जूता जो पहना हुआ है अभी, टेनिस शूज़ जो वो पहना हुआ है, वो किसी अमीर बच्चे ने उसको ठुकराया होगा, उसको फेंक दिया होगा, क्योंकि उस जूते में क्या था, एक होल था, और वही जूता ये साहेब पहना हुआ है। तो इस फैक्ट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू। क्योंकि वो इंसान जो हमेशा नंगे पैर चलता है, उसके लिए तो ये जूता जिसमें एक होल भी हो, ये जूता मिलना एक सपने सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो गेम जो वो कितने ध्यान से देख रहा है, वो गेम उसके पहुँच के बाहर है। और वो गेम का नाम क्या है? टेनिस है। और ये अभी कौन से शहर में रह रहा है? सीमापुरी में रह रहा है, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। लेकिन ये बिलोंग कहाँ से करता है? ढाका से बिलोंग करता है। और ये इंडिया में कब आया था? 1971 में। तो ये सब कुछ बात आपको याद रखना है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। तो आज की सुबह लेखिका देख रही है कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है? दूध लाने जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथों में स्टील का केन है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो वो हाथ से दिखाते हुए बोलता है कि अब हम उस चाय के दुकान में काम करते हैं, और अभी वो दूध लाने जा रहा है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो बोलता है कि मुझे 800 रुपये मिलता है, और सभी खाने के साथ में खिला पिला के 800 रुपया बोलते हैं हम लोग। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। तो लेखिका पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद आया? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। लेकिन इतना पूछते ही उसके चेहरे पर से वो केयर फ्री लुक था जो वो ख़त्म हो गया, टेंशन में आ गया वो। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अभी जो वो जो स्टील का कैन उठा रखा था, वो उसके लिए काफ़ी भारी था उस प्लास्टिक बैग की तुलना में, जब वो उठाता था, जब कचरा चुनता था तब। द बैग वॉज हिज। उस समय उसका बैग अपना होता था। और इस समय कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और इस समय वो जो केन है वो उस इंसान का है जो इसे काम पे रखा हुआ है। साहिब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो साहिब अब अपना मास्टर खुद नहीं रहा, वो अब किसी का गुलाम बन चुका है। तो इसलिए साहिब अब खुश नहीं है। तो यही है, फिर ये है पार्ट 1। तो ये साहिब का कहानी इतना ही था यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2। ये एक दूसरे बच्चे का कहानी है, अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो इसको शुरू करते हैं। बोला जा रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसका हेडिंग ये है, मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। एक दूसरा लड़का आ गया जिसका नाम है मुकेश। वो बोलता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो इसका क्या करने का मन है? ये एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है मुकेश। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। तो लेखिका पूछती है कि क्या तुम कुछ भी जानते हो कार्स के बारे में? तो मुकेश जवाब देता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। लेकिन नहीं, हम सीख लेंगे, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। और एकदम आंख में आंख डाल के जवाब देता है, मतलब वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his own town फिरोजाबाद। तो उसका जो ये सपना है कार मैकेनिक बनने का, मोटर मैकेनिक बनने का, ये सपना एक भ्रम की तरह है। मिराज आप जानते होंगे, मिराज मतलब क्या होता है? डेजर्ट में आपको एक ऐसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, लगेगा कि वहाँ पे पानी है, लेकिन आप पास जाएंगे तो वो पानी नहीं होगा वहाँ पर। एक साइंटिफिक फेनोमेनन है ये। तो एक भ्रम जैसा है उसके लिए ये सपना, वो भ्रम जो फिरोजाबाद की धूल भरी रास्तों में देखने को मिलेगा। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और ये फिरोजाबाद शहर फेमस है अपनी चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार किसमें इंगेज्ड है? चूड़ी बनाने में इंगेज्ड है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो इंडिया के जितने भी ग्लास बनता है वो फिरोजाबाद में ज़्यादा सेंटर है इसका। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यहाँ पे परिवार है अपना बहुत सारे पीढ़ी गुजार दिए हैं भट्टी के सामने काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेस को ज्वाइन करते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और चूड़ी बनाते हुए, और इतना ज़्यादा चूड़ी बनाते हैं कि लगता है कि
इस लैंड पर जितने भी औरत है सबके लिए चूड़ी यहीं पर बनता है। इतना ज़्यादा चूड़ी वहाँ पे बन रहा था। कहाँ पर? फिरोजाबाद में। मुकेश's फैमिली इज अमोंग देम, तो इसी सब में से एक परिवार मुकेश का भी है जो चूड़ी बनाता है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स। किसी को भी यह बात पता नहीं है कि उसके जैसे छोटे बच्चे को इस भट्टी में काम करना, इतना हाई टेम्परेचर में काम करना इलीगल चीज़ है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, डिंगी मीन्स डार्क, ठीक है, अंधकार रूम में बिना हवा का बिना लाइट का काम करना ये इलीगल है। That the law if enforced, और अगर ये लॉ को लागू कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, अगर ये लॉ को लागू कर देंगे तो उसके जैसे 20,000 बच्चे क्या हो जाएंगे, इस गर्म तपती भट्टी से आज़ाद हो जाएंगे। Where they slog their daylight hours, उस भट्टी से जहाँ पर वो अपना दिन का काफ़ी ज़्यादा समय मेहनत करते हुए गुजारते हैं। Often losing the brightness of their eyes, और अक्सर गुजारते गुजारते वो अपने आंखों की चमक खो देते हैं, मतलब वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। मुकेश's eyes beam at as he volunteers to take me home, तो मुकेश का आंखों में काफ़ी ज़्यादा चमक आ जाता है जब वो बोलता है कि लेखिका जी आप चलिए हमारे घर चलिए। Which he proudly says is being rebuilt, और वो काफ़ी प्राउड होकर बोलता है कि मेरा घर तो अभी नया नया बना है, फिर से बना है, आप चलिए देखिए मेरे घर को। We walk down stinking lanes choked with garbage, तो हम गलियारे से गुजरते हैं और वो गलियारा क्या है, कचरों से चोक हो गया है, जाम हो गया है और काफ़ी गंद आ रहा है वहाँ से। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे ऐसे घर को पास किए जो क्या था, झोपड़ी था और उनके वॉल टूटे हुए थे, क्रम्बलिंग मतलब टूटा हुआ था। वोबली डोर्स, वोबली मीन्स अनस्टेडी, डोलता हुआ दरवाज़ा मतलब काफ़ी कमज़ोर सा दरवाज़ा था। नो विंडोज़, ना खिड़की था। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट, लेकिन उस झोपड़ी में भी इतने ज़्यादा लोग और इतने ज़्यादा एनिमल्स सब एक साथ रह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम प्रीमेवल स्टेट में आ गए। प्रीमेवल स्टेट का मतलब होता है लगभग लग रहा था कि हम एंशिएंट टाइम्स में आ गए हैं। पहले लोग जानवरों के साथ रहते थे, लग रहा था वैसे ही अभी देखने को सीन मिल रहा है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, तो ऐसे ही एक घर के सामने वो रुकता है। वो कौन रुकता है? मुकेश रुकता है। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और अपने पैरों से एक वैसे ही अनस्टेडी लोहे का दरवाजा को मारता है, पुशेस इट ओपन, और उसको खोल देता है पैर से। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, तो हम एक आधा बना हुआ झोपड़ी में ढूंढते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और उस झोपड़ी के एक पार्ट में, थैचेड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिश लीव्स, और उस झोपड़ी के कोने में क्या देखने को मिलता है? एक चूल्हा देखने को मिलता है जो घास उससे बना हुआ है, डेड ग्रास से बना हुआ है, और उस चूल्हे पे एक बड़ा सा वेसल चढ़ा हुआ है और उसमें स्पिनाच मतलब पालक पक रहा है, पालक साग। और ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड पे बड़े बड़े एल्यूमिनियम के प्लेट्स में क्या पड़े हुए हैं? और भी कटे हुए सब्जी पड़े हुए हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, यहाँ पे फ्रेल का मतलब होता है वीक, और वीक एक औरत क्या कर रही थी? शाम का खाना पका रही थी पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्ड, और उस चूल्हे से काफ़ी धुआं निकल रहा था, तो लग रहा था उसके आंखों में क्या है, पूरा धुआं चला गया था, लेकिन उस हालत में होते हुए भी वो क्या की, मुस्कुरा दी, क्योंकि लेखिका आई हुई थी उसके घर में। और वो औरत थी कौन? सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, तो मुकेश का जो बड़ा भैया है उसकी पत्नी, मतलब मुकेश का भाभी थी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लग रहा है कि चाइल्ड मैरिज का केस है, क्योंकि मुकेश तो खुद ही एक बच्चा था और उसका भैया का पत्नी काफ़ी कम उम्र में शादी हुआ होगा, इसका मतलब। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं थी वो मुकेश से। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और वो एक बहू का रिस्पेक्ट पा रही थी। बहू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, डॉटर इन लॉ थी घर की वो। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वो 3 पुरुषों को संभाल रही थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड हर फादर, उसके पति को देखना था उसे, मुकेश को ख्याल रखना था, उसके पिताजी का ख्याल रखना था, 3 लोगों को वो संभाल रही थी। When the older man enters, और जब वो बूढ़ा आदमी जब घर में आता है, बूढ़ा आदमी कौन? उसके पिताजी, मुकेश के पिताजी जब उसके घर में आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, वो तुरंत ही जाके एक टूटे हुए दीवार के पीछे छिप जाती है। And brings her veil closer to her face, veil मतलब घूंघट, और वो घूंघट अपने चेहरे पर ले आती है। As custom demands, और जैसा कि रीत है, daughter in law must veil their faces before male elders, बहुओं को क्या करना होता है? फेस ढकना होता है अपने घूंघट से
बुजुर्गों के सामने, मेल बुजुर्ग के सामने। तो ये वो भी कर रही थी वो। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश बैंगल मेकर, और इस केस में वो एल्डर था कौन? एक इम्पोवरिश मतलब वेरी पुअर बैंगल मेकर था, चूड़ी बनाने वाला इंसान था। मतलब मुकेश के पिताजी काफ़ी गरीब चूड़ी बनाने वाले एक इंसान थे। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। तो कई साल मेहनत करने के बाद भी, पहले वो क्या थे? टेलर थे, फिर बाद में चूड़ी बनाने लग गए। इतना सब करने के बाद भी वो फेल हो गए अपने घर को पूरी फिर से बनाने में। रिनोवेट मतलब रीबिल्ड करने में। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बच्चे को स्कूल भेजने में भी वो क्या हो गए? फेल हो गए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज, उसने सिर्फ ज़िंदगी में एक ही काम कर पाया है, वो उन्हें क्या कर पाया है? पढ़ा पाया है जो उसे आता था। क्या आता था उसे? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ चूड़ी बनाना सिखा पाया है वो मुकेश को और उसके बड़े भैया को, और कुछ नहीं कर पाया है। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, तो मुकेश की जो दादी है वो बोलती है कि ये तो इन लोगों का क्या है? करम है। करम मतलब नसीब है इसका। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, और उनकी जो ग्रैंड मदर है, मुकेश का जो ग्रैंड मदर है, वो अपने पति को देखी है कि उनके पति कैसे ग्लास को, चूड़ी को पॉलिश करते करते अंधे हो गए। धूल उनके आंखों में जाता था और उससे क्या हो गए? वो बहुत दिन बाद अंधे हो गए। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, तो उनका कहना था कि क्या जो भगवान द्वारा जो हमें काम सौंपा गया है वो काम को कोई तोड़ सकता है? उनकी ग्रैंड मदर बोलती है ये बात। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो वो लोग चूँकि बैंगल मेकर्स के कास्ट में जन्म ले लिए हैं, उनको चूड़ी बनाना उनको कास्ट में है, तो वो लोगों ने कुछ नहीं दिखा है, सिर्फ चूड़ी ही देखा है जब से पैदा हुए हैं तब से। इन द हाउस, घर में भी चूड़ी, इन द यार्ड, बाहर के ज़मीन, पीछे के ज़मीन में भी चूड़ी, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में भी चूड़ी, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे ज़मीन में भी चूड़ी, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के हर रास्ते में चूड़ी, सिर्फ चूड़ी ही चूड़ी देखा है इन्होंने जब से पैदा हुए हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, और बहुत वैरायटी के जो चूड़ी थे, कौन से कलर के? सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। तो ये सभी कलर्स के और रेनबो के जो 7 कलर मिला के और भी जितने कलर बन सकते हैं, उन सभी कलर के चूड़ी पड़े हुए थे ढेरों में इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, काफ़ी मतलब बिना सजाए हुए रखे हुए थे यार्ड्स में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और इन सब चूड़ी को लाद दिया जाता है एक ठेले पर, और उस ठेले को पुश कर रहा होता है, पुश बाय यंग मैन, एक नौजवान आदमी पुश कर रहा होता है उस ठेले को अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, पतले पतले गलियारों में, उस टाउन के गलियारों में उस ठेले को पुश किया जाता है। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, और उस झोपड़ी के अंदर जो काफ़ी अंधेरा होता है, उसमें क्या होता है? नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और डिबिया जो भुक भुक कर रही होती है उसके ठीक सामने कौन बैठे हुए हैं? सीट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू कलर्स सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। उस डिबिया के सामने लड़के लड़कियां बैठी होती है अपने मम्मी पापा के साथ में, और क्या कर रहे होते हैं? ग्लासेस के चूड़ी जो है उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं, सर्कल बना रहे होते हैं अंदर। देयर आइसेस आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, तो इन सभी के आँख, इन बच्चों के आँख क्या होते हैं? डार्कनेस में एडजस्ट हो जाते हैं। इन लोग डार्क में ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, और लाइट में इनको दिक्कत होता है थोड़ा। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults, तो इसीलिए क्या होता है कि अक्सर ये लोग एडल्ट होने से पहले ही क्या होते थे? अंधे हो जाते हैं, देखने का शक्ति खो देते हैं। तो यही है, काफ़ी बुरा हालत है इन लोगों का। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, यहाँ पे ड्रैप का मतलब है फेडेड, तो सविता जो है वो एक जवान लड़की है और वो एक पिंक ड्रेस पहनी हुई है, और वो उसका ड्रेस का कलर काफ़ी जा चुका है, रंग उड़ चुका है उसका। सीट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, तो वो एक बुजुर्ग औरत के बगल में बैठी हुई है, और क्या कर रही है वहाँ पे बैठ के? सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस के पीसेस को ज्वाइन कर रही है वो। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसका हैंड काफ़ी फास्ट मूव कर रहा था, लग रहा था कि वो एक मशीन का पार्ट है, इतना तेज वो काम कर रही थी वो। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक, तो लेखिका सोचती है कि ये जो लड़की जो इतना तेज काम कर रही है, क्या इस लड़की को इस चूड़ी का
पवित्रता पता है, इस चूड़ी का वैल्यू पता है उसको जो वो बना रही है, लेखिका ये सोचती है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। तो लेखिका बोलती है कि चूड़ी क्या सिम्बोलाइज करता है, एक भारतीय औरत का सुहाग सिम्बोलाइज करता है ये। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये काफ़ी शुभ माना जाता है शादियों में। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. तो उसको ये तब पता चलेगा जब एक दिन उसके जब सिर पे लाल लाल घूंघट रखा जाएगा, जब उसके हाथों में लाल लाल मेहंदी लगेगा, और जब उसके कलाइयों में लाल लाल चूड़ी ढुकेगा, चूड़ी पहनेगी वो, तब उसे रियलाइज़ होगा कि इसका वैल्यू क्या है, बैंगल्स का वैल्यू क्या होता है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो क्या हो जाएगी, एक दुल्हन बन जाएंगी। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, ठीक उसी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी हुई थी, जो कई साल पहले एक दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, तो उस बुजुर्ग महिला के हाथों में अभी भी चूड़ी था, लेकिन उसके आंखों में वो चमक नहीं था। और वो औरत क्या बोलती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, काफ़ी दुख भरे शब्दों में बोलती है कि हमें कभी भरपेट खाना भी नहीं मिला है। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन अ वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, तो इंग्लिश में लिखा गया है वही बात को कि अपने पूरे जीवन में वो भरपेट खाना नहीं खाई है। डेट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, यही उन्होंने कमाया है इस चूड़ी का व्यापार करके। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसके जो पति हैं जिनके दाढ़ी काफ़ी बड़े बड़े हैं, वो बोलते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो उनके पति बोलते हैं कि मुझे चूड़ी बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं आता है, और मैंने जीवन में सिर्फ एक ही काम किया है, वो है मैंने एक घर बना दिया है अपने परिवार के लिए, ताकि ये लोग यहाँ पे रह पाए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. तो उसे सुनने के बाद लगता है कि चलो इस इंसान ने कुछ तो एक अच्छा काम किया है जो काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं करने में। He has a roof over his head, उसके सिर के ऊपर क्या है, एक छत है, चलो ये अच्छा बात है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. और ये जो चीख है कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कुछ और काम स्टार्ट कर पाए सिवाय चूड़ी बनाने के, ये जो क्राई है, ये जो चीख है, नॉट इवन इनफ टू ईट, ना कि खाने के लिए अच्छा खाना है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो ये चीख हर घर में सुनने को मिलेगा आपको। यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, तो उनके जो एल्डर्स लोग जो कंप्लेन करते थे वही कंप्लेन आज के नौजवान लोग भी वही कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे लैमेंट मतलब कंप्लेन होता है। लिटल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, तो वक्त के साथ साथ कुछ बहुत ही कम चीज़ चेंज हुआ है इट सीम्स इन फिरोजाबाद में। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, और सालों भर कड़ी मेहनत करने के बाद, माइंड नंबिंग मतलब दिमाग को सुन कर देने वाला मेहनत, इतना मेहनत करने के बाद कोई भी नया इनिशिएटिव करने का चाह किसी में बचा नहीं है, और सपना देखने का भी शक्ति बचा नहीं है किसी में। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men. तो लेखिका पूछती है कि आप लोग क्यों ना एक कोऑपरेटिव बना लीजिए, एक यूनियन बना लीजिए, ताकि आप लोग मिल के काम कर पाए। लेखिका ये बात बोलती है, सुझाव देती है किसको, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन को, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन। ये ग्रुप ऑफ यंग मैन मिडल मैन के चंगुल में फंस चुके हैं। हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, वही चंगुल में फंस चुके हैं, और यही मिडल मैन लोग क्या किए थे, इनके फादर्स और फोर फादर्स को भी इस चंगुल में फंसा के रखे थे। मतलब ये लोग अपना सामान मिडिल मैन को बेचते थे, और मिडिल मैन जाके ज़्यादा प्रॉफिट में बाहर बेचते थे, तो काफ़ी इन लोग का प्रॉफिट कम था। तो लेखिका इनसे बचने के लिए बोलती है कि आप लोग एक कोऑपरेटिव बना लीजिए या फिर यूनियन बना लीजिए, इससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। तो वो लोग क्या जवाब देते हैं, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल। तो वो यंग मैन बोलते हैं कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो भी जाएंगे ना, कोऑपरेटिव बना भी लेंगे, तो वो क्या होगा, हम ही लोग होंगे जो पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे, हम ही लोग होंगे जो मारे जाएंगे, हम ही लोग को पुलिस मारेगी, और हम ही लोग को पुलिस क्या करेगी, जेल ले जाएगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ ना कुछ इलीगल करने के आरोप में फंसा कर देश से। वो लोग बोलते हैं देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में ना कोई लीडर नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और उसमें से कोई ऐसा इंसान नहीं था जो चीज़ों को कुछ अलग तरीके से देखने के बारे में सोचे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो नौजवान लोग। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू
टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और उन लोग जब बात करते हैं तो उनका बातचीत यही 4 चीज़ में घूमते रहता है। कभी गरीबी के बारे में बात करते हैं, कभी उदासीनता के बारे में बात करते हैं, कभी लालच के बारे में बात करते हैं, कभी अन्याय के बारे में बात करते हैं। यही सब में उन लोग का बातचीत सिमटा हुआ है। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। तो लेखिका बोलती है कि इन लोगों को सुन के मुझे 2 वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। पहला वर्ल्ड क्या है? वन ऑफ द फैमिली, वैसा फैमिली देखने को मिल रहा है कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, वो फैमिली जो गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और वो फैमिली दबी हुई है उस कास्ट में, कास्ट का बर्डन से, जो कास्ट में वो लोग जन्म लिए हैं, मतलब बैंगल मेकर्स इन लोग का कास्ट है, तो उसमें फंसे हुए फैमिली एक वर्ल्ड बनाता है। और दूसरा वर्ल्ड क्या है? द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स। दूसरे वर्ल्ड में वो साहूकार्स लोग हैं, द मिडिल मैन, वो मिडिल मैन लोग हैं, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, ये सब लोग मिलकर दूसरे वर्ल्ड बनाते हैं। और ये दोनों ही वर्ल्ड मिलके टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। दोनों ही वर्ल्ड मिलके एक बच्चे के ऊपर एक बोझ डाल देते हैं। बैगेज मतलब बर्डन, ठीक है, बर्डन डाल देते हैं बच्चे के ऊपर। वो बर्डन वो बच्चा कभी उतार नहीं सकता है अपने ऊपर से। बिफोर ही इज़ अवेयर, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए कि क्या हो रहा है, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तब तक वो उस काम को पूरा एक्सेप्ट कर चुका होता है जैसे कि उसके पिताजी किए थे। मतलब ये चंगुल, इस पिताजी का बच्चा भी फंस गया, बच्चा का बच्चा भी फंसेगा, एक पूरा जाल में फंसा हुआ है सब कोई। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना मतलब क्या हो जाएगा? डेयर करना, मतलब सिस्टम को चैलेंज करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग करना तो उसके चरित्र में ही नहीं है, उसने कभी सीखा ही नहीं। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, तो लेखिका बोलती है कि जब हम ऐसा हिम्मत मुकेश में देखते हैं, जब मुकेश बोलता है कि नहीं मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, तब लेखिका ये सुनकर काफ़ी खुश होती है कि चलो कोई तो इंसान है जो कुछ अलग करने का सोच रहा है। I want to be a motor mechanic, he repeats, तो मुकेश रिपीट करता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। He will go to a garage and learn, बोलता है कि हम गैरेज जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे मैकेनिक बनते हैं, कैसे वो लोग काम करते हैं। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेखिका बोलती है कि लेकिन गैरेज तो काफ़ी दूर है तुम्हारे घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, तो वो मुकेश बोलता है कि हम चल के जाएंगे। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो लेखिका पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने के बारे में भी सोच रहे हो क्या? ही इज सडनली साइलेंट, लेकिन ये सुनकर वो तुरंत ही साइलेंट हो जाता है मुकेश। नो, ही सेज, वो बोलता है कि नहीं हम प्लेन अभी नहीं उड़ाएंगे। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को देखते हुए बोलता है। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret, और ये जो धीरे से वो जवाब दिया कि नहीं हम एरोप्लेन नहीं उड़ाएंगे, इसमें क्या था? एक हल्का सा शर्मिंदा था, वो शर्मिंदा हो गया था, और ये शर्मिंदा भी अफसोस में नहीं बदला था। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town, वो कंटेंट मतलब पता है आपको, सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड है कार्स को ही देखकर, वो कार्स जो चलती है, मूव अराउंड करती है उसके टाउन में। और आपको पता है उस टाउन के नाम क्या है? फिरोजाबाद। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और बाद में लेखिका बोलती है कि इस फिरोजाबाद शहर के ऊपर से बहुत कम एरोप्लेन गुजरते हैं, इसलिए इनको, ये लोग एरोप्लेन के बारे में उतना सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो फिर यही है ये स्टोरी, काफ़ी सैड स्टोरी था।